नमस्कार दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं। अब तक हमने लिबरल थ्योरीज, क्लासिकल या ट्रेडिशनल थ्योरी का अध्ययन किया है। इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो संरचना है, जो आधार है, जो कोर है, जो स्वरूप है, इस पर हमने बात की है। और आज हम मार्क्सिज्म पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे एक किताब का याद आ रही है। जैसे हा जून चैंग जी हैं, साउथ कोरियन इकोनॉमिस्ट हैं, कैम्ब्रिज में प्रोफेसर हैं। इन्होंने किताब लिखी है, पेंगुइन पब्लिशर्स की, बहुत खूबसूरत किताब है, मस्ट है पढ़ने के लिए, ज़्यादा मोटी भी नहीं है। तो 23 थिंग्स दे डोंट टेल यू अबाउट कैपिटलिज्म, ये किताब का नाम है। ये इंटरनेशनल वन बेस्ट सेलर भी रही है। तो एक तरीके से इसने बताया है किस तरीके से कैपिटलिज्म जो है वो ये चीज़ें नहीं बताता, जो उसके अंदर की कमियां हैं। तो मार्क्सिज्म की अगर हम बात करें, तो मार्क्स के जितना उसका उनका अध्ययन है, जो उनकी बातें रही हैं, जो उनका कोर है, वो उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी सोशलिज्म के ऊपर। उन्होंने जो कुछ लिखा है, जो कुछ बताया है, वो सिर्फ कैपिटलिज्म की जो कमियां रही हैं, कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट समाज की जो इवॉल्वमेंट रही है, जो उसने अपने आप को ढाला है, जिस तरीके से आगे बढ़ा है, उसमें टेक्निकल प्रोग्रेस को लेकर जो बातें हुई हैं, ये सारी बातें कार्ल मार्क्स ने की हैं, जिनका जो रेलिवेंस है वो हमेशा बने रहना है। आप कोई भी इकोनॉमीज देखें, जो ओईसीडी कंट्रीज हैं, G7 कंट्रीज हैं, इनके अंदर का अगर आप स्कूल सिस्टम देखें, या इनका हेल्थ केयर देखें, या इनका एल्डरली का जो एक तरीके से केयरिंग सिस्टम है, आप उन सारी चीज़ों को देखें तो इसको एक कहावत है, क्रेडल टू ग्रेव, यानी पालने से लेके कब्र तक सब कुछ सरकार करेगी आपका। तो क्या ये सोशलिज्म की डेफिनेशन में नहीं आता है? ये आता है, ये क्यों करना पड़ा? जैसे ग्रेट डिप्रेशन के बाद रूजवेल्ट को क्यों करना पड़ा वो सब, जो उन्होंने एक तरीके से केन्स को जब आप पढ़ते हैं तो आपको सोशलिज्म में खुशबू आती है। और केन्स ने कभी नहीं कहा कि वो सोशलिस्ट नहीं है, मैंने वीडियो कवर किया था। तो इसमें अगर आप देखें तो कार्ल मार्क्स का जो रेलिवेंस है, चाइनीज इकोनॉमीज को आप देख लें। चाइनीज इकोनॉमी के अंदर जो पब्लिक सेक्टर है वो कैपिटलिस्ट की तरह बिहेव करती हैं। उनके ऊपर कवर भले ही चाहे सोशलिज्म का चढ़ा हो, तो कोई दुनिया के अंदर कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट का जो थॉट है ये एकेडमिक सेंस में है। तो इसीलिए उनका जो मुझे पहला चैप्टर याद आ गया कि जो फ्री मार्केट्स हैं, ऐसा कोई बात है ही नहीं। और जो अफ्रीका का एक तरीके से प्रारब्ध है, वो एक तरीके से उसके प्रारब्ध में नहीं था कि वो विकसित रह जाए। ये सारी बातें उस किताब में है, उसको रखा एक डिज़ाइन है वो। तो किस तरीके से उस डिज़ाइन को जो था, उसका जो आधार है, जिसने उसे सबसे पहले समझा, उसकी कमियों को दुनिया को बताया, और एक तरीके का अल्टरनेटिव देने का प्रयास किया, तो वो कार्ल मार्क्स का, इसीलिए इनको इतना सम्मान है। अमेरिका तक में जो जैसे इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर रिचर्ड वोल्फ हैं, इनकी जो बातें अगर आप इनको देखें, और आजकल जो जैसे जोसेफ स्टिग्लिच हैं, रॉबर्ट राइच हैं, पॉल क्रुगमैन देख लें, इन्होंने जिंदगी भर मिल्टन फ्रीडमैन के फॉलोवर्स रहे। इन्होंने कैपिटलिज्म को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब ये कहते हैं कि नहीं, अब बहुत हो गया, इसको रिवर्स जाना चाहिए, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम आ रही है, गरीबों को छूट रहे हैं। और एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें प्रिंस चार्ल्स थे, क्लिंटन थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट, क्रिस्टीना लिगार्ड उस समय आईएमएफ की चीफ हुआ करती थी, वो सब इनकी मीटिंग हुई थी लंदन के अंदर। उन्होंने कहा था नहीं, हमें हैव नोट्स के लिए कुछ करना पड़ेगा। जिस तरीके से वेलफेयर स्टेट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, नहीं तो बहुत बड़ी एक तरीके की आर्म्ड क्रांति होने की संभावना है। इसके मद्देनजर कैपिटलिस्ट सिस्टम ने खुद को इवॉल्व किया है। लेकिन ये सारी बातें आप यकीन नहीं करेंगे, ये 200-250 साल पहले कार्ल मार्क्स ने अपने अध्ययन में लिख डाली थी सारी। 1867 में उनकी क्रांतिकारी किताब आई थी, कैपिटल अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इस किताब के अंदर उन्होंने जो आधार बताया वो ये बताया था कि जो लेबर, और यानी कि श्रम, और जो पूंजी है, ये एक मिश्रित अनुपात के अंदर काम करते हैं, इनका एक बैलेंस होता है। और जैसे जैसे कैपिटल एक्यूमुलेशन होने का प्रोसेस बढ़ता जाता है, उसके अंदर जो एक कैटलिस्ट का काम करता है, वो आपका टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन इनहेरिट है। लेकिन इस थ्योरी के अंदर काफ़ी सारी कमियां हैं, डिफेक्ट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, हम उन पर भी अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं है कि कार्ल मार्क्स ने जो कह दिया है बस वो भ्रम वाक्य है, उसमें काफ़ी सारी आधारभूत है, उसमें हिंसा है। और एक बात मुझे और याद आ रही है महात्मा गांधी जी की, इन्होंने कहा था कि अगर सोशलिज्म के अंदर से अगर आप हिंसा को निकाल दें, तो सबसे बड़ा कम्युनिस्ट मैं ही हूँ, यानी गांधी जी खुद हैं, ऐसा कहा उन्होंने। अब उनकी ऑटोबायोग्राफी में आप देखिए, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से हमने गवर्नमेंट का रोल, वेस्टर्न सोसाइटीज का जो ज्ञान थोपा गया है दूसरी दुनिया पर, थर्ड दुनिया ऐसा कहा करते थे, लेकिन गुनाल मिडाल के बाद इसको चेंज हुआ है इसमें थोड़ा। इसमें अर्थर लुइस की जो है उन्होंने डेफिनेशन चेंज किया, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज कर दिया गया है। तो वो सारी बातें जो हैं, जैसे मैंने अभी जैसे हा जून चैंग जी की हम बात कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। लेकिन हम चलिए, हम कार्ल मार्क्स को आगे बढ़ाते हैं। उनकी
तो इनको जो सरप्लस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लेके आया, लेकिन इसका उससे पहले थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं। तो कैपिटल एक्यूमुलेशन जो है, इसका जो कोर है, ये रैपिड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स है। इनकी जो क्रांतिकारी किताब थी उसमें इन्होंने कहा है कि श्रम और पूंजी का एक अनुपात में काम करते हैं। और किस लिए करते हैं, क्यों ये एक छत्र के नीचे आते हैं या एक साथ काम करने को राजी करते हैं कॉन्ट्राडिक्शंस होने के बावजूद, ताकि प्रोडक्शन को किया जा सके, उसमें दोनों का ही हित है। और इसको लेकर के इन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसका नाम दिया इन्होंने सरप्लस वैल्यू को। तो जो लेबर है या श्रम है, वो एक सर्टेन प्राइस में या सर्टेन वेज पे या सर्टेन वेतन पे काम करता है जो एक्सप्लॉयटेशन की तरफ बढ़ाते हैं। तो जो लेबर है उसको बहुत कम मिलता है उसके श्रम के अनुपात के अंदर या श्रम के लिए। तो जो ये डिफरेंस है जो उसको मिलना चाहिए और जो उसे मिलता है उस वेज वेतन के रूप में, इसको उन्होंने सरप्लस वैल्यू करार दिया था, जिसका रिजल्ट जो होता है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में जाता है और कैपिटल एक्यूमुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल होती है, जिससे वो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ता है और इससे पर कैपिटा इंक्रीज भी होती है। इसी बात इसमें एक चीज और कही गई है, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट को, इन्होंने कहा एक तरीके का संघर्ष बना रहता है दोनों में, यानी कि जो वर्कर्स हैं और जो इंडस्ट्रिस्ट है इनके बीच में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न रहती है। और इसमें एक जो कॉन्सेप्ट है वो आया है और हैव नॉट्स का, जिनके पास है या जिनके पास नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर इस पे आज भी चर्चा है, आज भी प्रासंगिक है। तो ऐसा नहीं है कैपिटलिज्म होने से सब कुछ ठीक हो गया, पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी बहुत गरीबी है। और जो मार्क्सियन थ्योरी है ये आपको कहती है कि जो जनरल थ्योरी ऑफ सोशलिज्म है, ये जिसमें बसी हुई है, ये डाइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म है। ये इन्होंने हीगल से कॉन्सेप्ट उठाया था या उससे इंस्पायर्ड थे। तो ये जो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू और ये संघर्ष की जो बात है दोनों क्लासेस के बीच में, ये मार्क्सिज्म का आधार बनना शुरू हुआ। इसके बाद जो मार्क्स ने लेबर की बात की थी कि लेबर हमेशा एक डिसएडवांटेज में रहता है, या जो वर्किंग क्लास है डिसएडवांटेज, क्योंकि उनकी जो बार्गेनिंग पावर है या नेगोशिएशन की जो क्षमता है वो हमेशा डिफॉल्ट पे रहती है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। और अनएम्प्लॉयमेंट जितना होगा तो आप डिमांड एंड सप्लाई लगा दीजिए, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी तो वेतन अपने आप कम हो जाएगा। ऐसा कहना रहा है मार्क्स का, इसका क्रिटिक भी हम आगे आएंगे उस पर। तो इन्होंने जिस तरीके से बताया है, कैपिटल सिस्टम हमेशा चाहता है कि वेजेस को रिड्यूस किया जाए और वर्किंग आवर्स को बढ़ाया जाए, जिससे एक वक्त के बाद उसमें एक्सप्लॉयटेशन होना या उसमें उनका शोषण होने की संभावना आती है। तो एक हमेशा जो संघर्ष की स्थिति है वो और इंटेंस हो जाती है या और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह को इन सारी बातों को जो उन्होंने कहा है कि जो मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है, इसका आधार सिर्फ इकोनॉमिक या आर्थिक ना होकर के सामाजिक भी है और इसके साथ इसका पॉलिटिकल फैक्टर्स भी है। यानी उन्होंने बताया कि वर्किंग क्लास को पूरी दुनिया के एक हो जाना चाहिए और किस तरीके से विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट का कॉन्सेप्ट मार्क्स ही लेके आए थे। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो ब्लेंड है, एक तरीके से कॉकटेल नहीं कहूंगा, जो ये एक तरीके का मिश्रण है, जो एक तरीका है, उसमें सिर्फ आर्थिक को ना देखें आप, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, इन तीनों को मिश्रण करके ही समाज की संरचना, एक सफल समाज की संरचना हो सकती है, एक जस्टिफाइड या एक जस्ट या एक नीतिगत समाज की संरचना हो सकती है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना रहा है। तो उसको जीएम आयर ने भी ये कहा था कि मार्क्स के पास एक बेटर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी, या जो चुनौतियां थी या उनसे निपटने के जो रास्ते थे या उसका जो समझ थी कैपिटलिस्ट सिस्टम की, मार्क्स के पास ज्यादा अच्छी थी। उनको टेक्निकल एडवांसमेंट की ज्यादा समझ थी और आर्थिक विकास की ज्यादा समझ थी, जो उस वक्त के लीडिंग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। ऐसा साफ साफ कहना है जीएम आयर का। कुछ लोग इससे एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कह सकते हैं। चलिए हम इसका जो है डिफेक्ट्स पे आते हैं मार्क्सिज्म थ्योरी के। जैसे कि मार्क्स की थ्योरी में, जब मैं अभी आपको बता ही रहा था कि जैसे कि इसमें वर्कर के लिए है, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे तो उसको ज्यादा वर्कर्स चाहिए, उसको ज्यादा श्रम देना पड़ेगा इंडस्ट्री को, जैसे एमएनसी बनेगी पूरी दुनिया में करेगी। तो उसके बाद ये वाली जो थ्योरी है ये थोड़ी सी कच्ची सी नजर आती है। तो एक तरीके का लॉजिकल अजम्पशन जो मार्क्स का रहा है उसमें थोड़ी सी कमी रह गई है। तो इसके बाद जो अगली जो एक तरीके से डिफेक्ट रहा है वो इन्होंने कहा है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये परमानेंटली लेबर को अनएम्प्लॉयड रखना चाहता है। तो इसमें भी कोई इसमें एक तरीके से ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। तो कैपिटल सिस्टम जो है एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अनएम्प्लॉयड ही रखे ऐसा भी नहीं, क्योंकि वो बिना वर्कर के तो इंडस्ट्रीज की चलेगी नहीं। तो जो मार्क्स का जो आगे सोचना रहा है, इन्होंने कहा है कि जो लेबर है इनको सब्सिस्टेंस वेजेस पे रखा जाता है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए, जितनी सक्सेसफुल एमएनसीज कंपनीज हैं जो कैपिटल सिस्टम की है, वो अपने वर्कर्स को खुश रखती हैं वर्किंग आवर्स। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, जैसे वॉलमार्ट के ऊपर अगर आप देखें, ये कहते हैं कि वी आर अ फैमिली बिग एंड दिस एंड दैट, तो ये काफी सारे फ्री वर्किंग आवर्स करवा लेते हैं। कोई चला गया छुट्टी पे तो वो अनपेड है, इस पे स्टडीज भी काफी हुई, आप बिल्कुल पढ़िएगा, उसमें आपको पता लगेगा किस तरीके से एक तरीके का इसमें थोड़ा सा ढकोसला भी है। तो टेक्निकल प्रोग्रेस को लेके इन्होंने कहा है कि ये हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द लेबर की तरफ नहीं इशारा करता। इसको लेके भी दो बातें हो सकती हैं, लेकिन कुल मिला के जो कार्ल मार्क्स का जो अध्ययन रहा है, इन्होंने यही माना है कि लेबर जो है डिसएडवांटेज पे रहा है और एक तरीके से जो फैक्टर्स थे उसका जो
टिक रहा है उसका अध्ययन करना अनिवार्य हो जाता है। और फिर विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, फिर कार्ल मार्क्स पे तो कितने भी बातें की जाए कमी होनी है। इनका जो अध्ययन है, इनके फॉलोवर्स एडमायरर्स, अगर हम उनको पढ़ना शुरू कर देंगे तो बहुत उसमें वक्त लग जाएगा। लेकिन लब्बो लबाब जो है, अगर हम इसे विकास तक सीमित रखें तो कार्ल मार्क्स का जो सोचना था वो हमने अभी देखा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।